नमस्कार, देश देशांतर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कवीन सचान और आज इस खास कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पर्यावरण और विकास एक साथ कदम-ताल कर सकते हैं या फिर दोनों एक दूसरे की राह में बड़े रुकावट हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों एक साथ चलें तो चलें भी कैसे है। और हाल के पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके के विकास की रफ्तार दिखी है, क्या वो पर्यावरण को ताक पर रखकर सामने आई है। हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं तीन खास मेहमान। मैं आप सबका उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सी.के. वार्ष्णेय साहब, जो कि फॉर मरीन स्कूल ऑफ एनवायरमेंट साइंस जेएनयू से। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। हमारे साथ हैं हरवीर सिंह, जो कि सीनियर एडिटर हैं बिजनेस एंड इकोनॉमी अमर उजाला से। हरवीर जी, स्वागत है आपका भी। और मेरे बगल में है विजय मेहता साहब, जो कि चेयरमैन है फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कमेटी पीएचडी चैम्बर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले विजय जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जो एक बड़ा सवाल है, जो बुनियादी सवाल भी कहा जाता है, बार बार जिसको लेकर चर्चा शुरू की जाती है कि क्या वाकई पर्यावरण और विकास ये दो ऐसे पहिए हैं जिनके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कहीं ये दोनों एक दूसरे को रोकते हैं। अब देखिए, पूरी दुनिया में जितनी भी ग्रोथ हुई है उसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया और ग्रोथ भी हुई है। तो ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चल सकते हैं, और अगर ये साथ साथ चलेंगे तभी बैलेंस ग्रोथ पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसके कारण जो नुकसान होने वाले हैं वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बेनिफिट्स को काफी हद तक वो खत्म कर देंगे और रिड्यूस कर देंगे। ऐसा मेरा सोचना है। वार्ष्णेय साहब, क्या भी सहमत हैं, या फिर ये कहा जाए कि पिछले अगर मैं 10 साल की बात करूं, विकास की रफ्तार 2003 के बाद खासी तेज दिखी है जो आंकड़ों के लिहाज से, और इस दरम्यान ये भी कहा गया कि सबसे ज्यादा पर्यावरण के जो नियम है उनका उल्लंघन भी हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक विकास के बारे में हम लोगों को पहले तो एक दफ़े सोचना पड़ेगा विकास से हमारा क्या तात्पर्य है। विकास के माने ये हैं कि हर एक को पूर्ण रूप से कार्य करने की क्षमता रहे और उनका पूरा पोटेंशियल यूज़ हो, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और उनको मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें आसानी से और सहज प्रकार से मिल सकें, और जो एक बड़े और छोटे का भेदभाव है वो कम से कम हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बड़ा ज़रूरी है कि पर्यावरण का रख रखाव एक बहुत ही आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पर काफ़ी भ्रम है लोगों को कि पर्यावरण एक अलग चीज़ है और विकास अलग चीज़ है। कोई भी विकास पर्यावरण से परे नहीं हो सकता है। पर्यावरण के जो योग है उसी के अंदर विकास पनपता है। तो अगर जैसे हमको पानी की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, कोयले की ज़रूरत होती है, ये सब पर्यावरण से हमें मिलता है। तो अगर पर्यावरण जो कि हमारा एक मूलभूत साधन है, अगर उसको हम खराब रखेंगे तो विकास ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, और अगर चलेगा तो उसके ऐसे परिणाम होंगे जिसकी वजह से हमको बहुत भुगतना पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी फिलीपींस में जो हुआ, हमारे उड़ीसा में हुआ, उत्तर भारत में जो हुआ, वो सब एक ऐसी प्रक्रिया है जो साफ दर्शाती है कि विकास के ये दुष्परिणाम उसी वक्त नहीं मिलते हैं, लेकिन ये कहीं दूर से मिलते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, डिलेड होते हैं। तो इन सब से हमको कभी कभी भ्रम पैदा हो जाता है कि विकास अलग चल सकता है और पर्यावरण को हम छोड़ सकते हैं रास्ते में, या उसके बारे में उपेक्षा कर सकते हैं। आप एक साथ चल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि दूसरा पहिया है वो कमजोर ना पड़े और छोटा ना हो, उसका रास्ता भी समुचित रहे और सभी को समावेशी विकास जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें शामिल हो। हरवीर जी, लेकिन अगर पिछले एक दशक में भारतीय अनुभव को देखा जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था को, यहाँ के जो भी बड़े बड़े अगर प्रोजेक्ट की बात करें, क्योंकि आप उसमें नजर रखते रहे हैं, एक बड़ा आरोप ये लगता रहा है कि कुछ वर्षों से अब जो क्लियरेंस के मामले हैं वो अटके पड़े हैं। अगर ये अटके पड़े तो क्या माना जाए कि पहले जिनको परमिशन मिली उनको नियमों को ताक पर कर दी गई है, और यही वजह है कि सवाल खड़ा हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक नजर नहीं आ रहे हिंदुस्तान में फिलहाल। असल में आपने सही कहा है कि जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि वाकई पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है, और आपको विकास करना है तो आपको प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, उनका दोहन आपको करना पड़ेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और बड़ी परियोजनाएं, वो स्टील के प्रोजेक्ट हों, कोयला माइनिंग हो, या पावर प्रोजेक्ट हों, या और दूसरे जो मिनरल आपका माइनिंग करना है उस तरह के प्रोजेक्ट्स हों, उनमें बड़े पैमाने पर ऐसी जगह काम होता है जहां ऑलरेडी फॉरेस्ट है या इस तरह का लंबे चौड़े इलाके में काम होता है, जो हजारों कई हजार एकड़ हेक्टेयर और जो है कई कई सौ किलोमीटर तक जो है वो फैला होता है। तो अब सवाल ये होता है कि देखिए, इसके लिए जो हमारा नियम कायदे हैं या तो पहले से या हमेशा ही उतने साफ सुथरे होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़रूरी है। जो है आपने 100 साल पहले किसी को माइनिंग प्रोजेक्ट दिया, वहाँ पे माइन मान लिया मिला, इस तरह की सामने है। 100 साल पहले उसको वहाँ पे खनन का जो है पट्टा मिला,
और 10 साल पहले अचानक हो गया कि साहब नहीं ये तो गड़बड़ है, इसमें तो ठीक नहीं है, ठीक है, उसमें जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट रहे हो। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है कि ये जो आर्बिट्रेरीली डिसीजन हुए हैं, और खासतौर से जब प्राइवेट सेक्टर को लार्ज स्केल पे जो नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करने की छूट मिली है या उनको जरूरत पड़ी है, तब से दिक्कतें ज़्यादा बढ़ी हैं। और ये सारे इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं जिनकी देश को बहुत ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। अभी भी जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं कि 10 लाख के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं या 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, इतने बड़े पैमाने पर सड़क बनानी है आपको, तो सड़क बनानी है तो भैया आप पहले देख लो ना उसको। लेकिन आपने कहा कि ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है रोड का, लेकिन बाद में पता लगा नहीं आप तो इसमें ये दिक्कत आ रही है। दूसरे इसी तरीके से जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे जहाँ जो इंडस्ट्री आई उसने ध्यान ही नहीं रखा, जो एनवायरनमेंट के नॉर्म्स थे उनको खुलेआम वायलेट किया और उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, बाद में कहा कि साहब चलो ये जगह हम छोड़ देते हैं। या फिर इस तरीके के भी है कि आपने एक प्रोजेक्ट कहा कि आपको पाइपलाइन डालनी है 500 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का एरिया आपका ऐसे फॉरेस्ट में आ गया जो जहाँ पे वो इस तरह का जोन है जहाँ पे आप काम नहीं कर सकते, तो आप तो अटक गए वहां पे। तो आपने जो कंसीव ही क्यों करने दिया था इस तरह का प्रोजेक्ट? कि पूरी जो परियोजना होती हैं उन पर कभी जो तमाम लिमिटेशंस हैं या फिर हमारे कहाँ पर अवरोध आएंगे, क्लियरेंस की जरूरत होगी, वो ध्यान में नहीं रखा जाता बनाते वक्त। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं कि जो माइनर मिनरल्स और अर्थ है उसको लेकर के भी पर्यावरण के नियम बड़े सख्त हो गए अभी जो है। तो जो ब्रिक किल्न जिसे हम लोग बोलते हैं भट्टे, उसके लिए क्या होता है कि बहुत छोटे स्केल की इंडस्ट्री होती है वो, और वो फार्मर से कुछ दिन के लिए उनकी लैंड लेते हैं और उनको उसका पेमेंट करते हैं, तो एक टुकड़ा उनको एक जगह नहीं मिल पाता। तो उसमें पिछले दिनों क्या क्या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इतना छोटे स्केल पे उनको कहा कि आपको प्रोजेक्ट क्लियरेंस लेना पड़ेगा और कंसल्टेंट से रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी, और उसके लिए जो क्लियरेंस टाइम है वो 18 महीने होगा। पता लगा वो तो 2 साल की तो इंडस्ट्री होती है, तो उसमें सीजन क्या हो ही नहीं सकता। या फिर एक स्टेट में आपने पूरा बैन लगाया, वहां ठीक से एनफोर्समेंट हो रहा है, उसका जो पड़ोसी स्टेट है वहां एनफोर्समेंट ही नहीं हो रहा है। तो ये मतलब इतना ओपनली ये सब चीजें हैं, और इसमें भुगतता है आम आदमी, क्योंकि आपके सारे इस तरीके की चीजें अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, आप पर्यावरण के उच्चतम मानकों का पालन करते हुए भी विकास कर सकते हैं, बशर्ते ईमानदारी से काम करें। क्योंकि मेहता साहब कई सारे आंकड़े मैं देख रहा था अलग अलग राज्यों की। महाराष्ट्र में करीब 800 प्रोजेक्ट हैं जो कि रुके पड़े हैं, और ये कई हजार करोड़ के मामले हैं। जैसे कि हरवीर जी भी कह रहे हैं कि अगर सिर्फ कोल की बात करें या फिर माइनिंग सेक्टर में दूसरे प्रोजेक्ट हैं, या फिर रोड सेक्टर की बात करें, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। तो क्या ये कहा जाए कि बेवजह की क्लियरेंस की जो ट्रांसपेरेंसी की बात करें वो नजर नहीं आती, इसके चलते देरी हो रही है, या वाकई वहां पर जो मामला है वो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है लेकिन उसको हल करने की दिशा में सही नीति या फिर सही नीयत नजर नहीं आती है? देखिए, इसमें दोनों ही बातें हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो भी एनवायरनमेंट को लेके नीति बन रही है वो सिर्फ पिछले 5, 10, 7 सालों से इसके अंदर कुछ ज्यादा चढ़ा हुआ है। अब उसमें क्या हुआ है कि आपने नीति तो बना दी, लेकिन उसके साथ जो कोरिलेटेड आपके लॉज हैं उनको अभी तक आपने ठीक नहीं किया। जैसे एक लैंड एक्विजिशन बिल है। आज अगर एक इंडस्ट्री को एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ज्यादा लैंड चाहिए तो वो वहां पे एक्वायर कर ही नहीं सकती, तो उसको वहां पर जाना पड़ता है जहां पे वो लैंड एक्वायर कर सकती है। आज चीन के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है कि आज चीन इज ऑलमोस्ट लाइक अ सप्लायर टू द वर्ल्ड, लेकिन वहां पर इस तरीके की कोई भी एनवायरमेंट प्रॉब्लम नहीं आई है। दूसरी चीज यह है कि हमें उन इंडस्ट्रीज को हर कंट्री के हिसाब से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो एनवायरनमेंट को प्रदूषित करने में ज्यादा योगदान देती हैं। आज यूरोप की या डेवलप कंट्रीज की जितनी भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके कारण उनका एनवायरनमेंट पूरा खराब हो रहा था, उन्होंने उसको अपनी कंट्री से ही बाहर कर दिया। लेकिन इंडिया में अभी इस तरीके का कोई भी जो सिस्टम है उसके बारे में सोचा नहीं जा रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म जो इंडस्ट्रियल प्लानिंग है उसके अंदर एनवायरनमेंट को पूरी जगह देने की जो पॉलिसी है वो अभी इंटरवोवन नहीं हुई, नजर नहीं आ रही है। और तीसरी बात यह है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर एनवायरनमेंट क्लियरेंस दे दी जाती है, लेकिन बाद में वही लोग उसका पालन नहीं करते और जो वहां पे इंस्पेक्टर आ जाए वो उसको परमिट करता हुआ चला जाता है। और आप देखेंगे यमुना यहाँ पर कितनी दूषित हुई पड़ी है। आप देखेंगे कि आज दिल्ली के अंदर तो चेंजेस आ गए, लेकिन पहले दिल्ली की हवा कितनी खराब हो गई थी।
तो उसके कारण जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी मुझे लगता है कि अभी काफ़ी हमें उसके अंदर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। जी, अगर इंडस्ट्रीज के लिहाज से देखा जाए, जो बड़े घराने हैं, बड़ी कंपनियां हैं, जब वो 1000 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ मैदान में आती हैं, कई बार क्या पिछले अगर 5-7 वर्षों में देखा जाए तो 2-2 साल, 3-3 साल तक डिले चल रहा है, जैसे कि हरवी जी खुद बता सकते हैं। इस डिले के साथ क्या वाकई कोई भी इन्वेस्टर, कोई बड़ी कंपनी उन प्रोजेक्ट के साथ वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो पहले साल दिखी थी वो 3 साल के बाद नजर आती है, और क्या वो रुकना पसंद करेंगी फिर भारत में? अब देखिए, ये एक बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली जिस हिसाब से आज के समय में एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री जो है वो प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल क्लियरेंस नहीं दे रही है, उसके कारण काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अब यहाँ पर आने से कतरा रहे हैं। बड़े बड़े, अब वेदांता ग्रुप को देख लीजिए, उनके साथ जो हुआ, और फिर ये जो वर्ल्ड के इतने बड़े इन्वेस्टर हैं एलन मित्तल, उनको भी अपना स्टील प्लांट वापस हटाना पड़ा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरे को एक समझने से पहले ही उनको इन प्रिंसिपल यस कर देती हैं, लेकिन जब वो ग्राउंड रियलिटी पे जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि, और फिर वो बीच में पॉलिटिकल रीजंस आ जाते हैं। ये बहुत बहुत अहम पॉइंट में रेस किया है कि असल में क्या वार्षिक साहब, जो प्रोजेक्ट है उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या होगी, किस किस हमें चीज की जरूरत होगी, किस तरीके का मैप चाहिए होगा, किस चीज की हमें जरूरत होगी और कहां से उसे लेंगे, ये सब कुछ तय होने से पहले ही बड़े प्रोजेक्ट पर ग्रीन सिग्नल मिलता है। उसके बाद जब उतरता है हकीकत में, धरातल में, फिर वो चक्कर लगाता है मिनिस्ट्रीज की, और वाकई मिनिस्ट्रीज फेयर तरीके से उस पर रोक लगाती हैं, या फिर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कई बार कहा यह भी आता है, आरोप लगता है कि मिनिस्ट्रीज इसलिए होल्ड करती हैं कि उनका नाम उनको दुनिया को लगे भी, जनता को लगे नहीं काम कुछ हो रहा है, हम भी कुछ काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब पहले एक बात से कहूंगा, पहले एक बात बताऊंगा, फिर उसके बाद जवाब दूंगा। पहली बात तो यह है कि जहां तक पर्यावरण और ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सवाल है, आर्थिक विकास का सवाल है, तो ये एक अलग मुद्दा है, और प्रोजेक्ट क्लियर होता है या नहीं होता है एक अलग मुद्दा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अक्सर हम लोग एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट की डिबेट के अंदर भूल जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज एंटायरली डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटी, और उसको हम एनवायरनमेंट के साथ जोड़ने लगते हैं। तो पहली बात तो ये है, जो आपने सवाल उठाए वो सब एनवायरनमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक सवाल है वहां पर बहुत चुस्ती की जरूरत है, और ये बिल्कुल सच है कि कोई प्रोजेक्ट अगर लगाया जाता है और उसके अंदर टाइम रन ओवररन होता है तो कॉस्ट ओवररन होती है, और वो इकोनॉमिक नहीं रहता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि चाइना का जो एग्जाम्पल दिया जाता है, तो वहां पर मैं बता दूं कि चाइना के अंदर ग्रोथ तो जरूर हुई है, इट्स ए वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ए सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वहां पे एनवायरनमेंट की भी वो दुर्दशा हुई है जो कि दुनिया के अंदर सबसे मिसाल बन के खड़ी हुई है। तो वहां पे एनवायरनमेंट की बहुत हालत खराब है, हमारे यहाँ भी एनवायरनमेंट की बहुत हालत खराब है। तो एनवायरनमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी मॉनिटरिंग के नाम पर हम लोगों को एक सोच जगानी पड़ेगी और उसके बारे में चुस्त होना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। एनवायरनमेंट क्लियरेंस का जहां तक सवाल है, मैं ये कहता हूं कि जब प्रोजेक्ट को सोचा जाता है उस वक्त सारे एनवायरनमेंट के पहलुओं के ऊपर विचार गहन तरीके से करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हमने ये कोल ब्लॉक दे दिया, तो उससे पहले ही हमें सोचना चाहिए कि वहां पे किस टाइप का फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है या बायोडाइवर्सिटी है, उसके इंटरेस्ट के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो एक कहना चाहिए समुचित और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की बहुत कमी है। अभी तक जो भी प्लानिंग हुई है वो इकोनॉमिक एंगल से हुई है, और जिसके अंदर के सिर्फ इकोनॉमिक रिटर्न वाली बात होती है। तो ये जो एक कार्रवाई चली आ रही है, जीडीपी एंड थिंग्स ऑफ दैट काइंड, तो उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट के जो इश्यूज हैं जो कि ओवरराइडिंग होने चाहिए, वो मैं कहूँगा कि नज़रअंदाज हो जाते हैं या थोड़े धूमिल पड़ जाते हैं, और इसकी वजह से हमारे अंदर जो एंग्जाइटी है जल्दी से डेवलप करने की, उसको पकड़ मिलती है, और इस तरीके से बाद में चल के लोग फिर उसके बारे में आंदोलन करते हैं और बात अटक जाती है, जो कि सबको फ्रस्ट्रेट करती है। इसमें सरकार का व्यय भी होता है और लोगों का समय भी बर्बाद होता है, लेकिन नतीजा भी कुछ नहीं निकलता है, नतीजा भी नहीं आता, और जो कंपनियां हैं उनका कहीं कहीं भरोसा भी टूटता है। बिल्कुल। हरवीर जी, क्या दुनिया के अलग अलग देशों में जो मॉडल हैं, अगर हम इसे एक पहिए एक गाड़ी के रूप में देखें कि दोनों उसको आगे खींचेंगे, देश के एक समुचित विकास और एक एक्सक्लूसिव जो विकास की बात होती है,
क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे हमारी ग्रोथ रेट, जिसे माना जाए आंकड़ों के लिहाज से अर्थशास्त्री कहते हैं और आप बेहतर समझते हैं, वो जो नीचे आने का कारण है, उसके पीछे बड़ा कारण है कि क्या फॉरेस्ट मिनिस्ट्री या खनन मंत्रालय पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा एक्टिव हुए हैं, उनके एक्स्ट्रा केयरनेस की वजह से हम आर्थिक विकास के उस दौर में अब नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां की उम्मीद, जहां का प्रोडक्शन कर रहे थे। देखिए, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हुए, जैसे वासनेश जी ने कहा। एक तो ये भी है, हमारे जो एनवायरनमेंट का जो फिनोमिना है कि पर्यावरण संरक्षण और ये सब चीज़ें, ये पिछले कुछ दशकों की बात है। उसके पहले बहुत ज़्यादा अवेयरनेस को लेवल पे चले जाइए आप, और बाकी ज़्यादा चिंता जताने के लेवल पे कुछ ज़्यादा था ही नहीं, क्योंकि वैसे ही एग्रीकल्चर आपका मेजर सेक्टर था इकोनॉमी का। तो दूसरे ये है कि ये बात सही है कि हमारे तमाम सारी इंडस्ट्रीज जो है बहुत पोल्यूटिंग भी है, और जो जहाँ एनफोर्समेंट होना चाहिए वहाँ ठीक से एनफोर्समेंट नहीं होता। नियम कायदे बने हुए हैं लेकिन वो लागू नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे प्रोजेक्ट में लेके आए, आप दुरुस्त कीजिए ना। आपकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं है तो आप आदमी बदल दीजिए, आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए। अगर वो उनके किसी इंस्पेक्टर के इलाके में अगर जगह पोल्यूट हो रही है, पानी पोल्यूट हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो आप उस आदमी को प्रोसिक्यूट कीजिए ना पहले, जिसका जिम्मा है ये। लेकिन ये नहीं हो रहा है। आप दिल्ली में देख लीजिए, अभी सबके सामने है, पैसा आप खर्च करते हैं, प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, गंगा और यमुना को लेके इतना एक्शन प्लान, इतना खर्चा आपने कर लिया, नतीजा आपका जीरो है। ठीक है, तो आप उसको इतनी मेहनत की कमाई को भी ड्रेन में ले जा रहे हैं सीधा। दूसरे ये है कि ओवर एक्टिव होना किसी मंत्रालय का, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आपके पास अगर प्रोजेक्ट आता है तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, ये प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, फिजिबल है या नहीं है एनवायरमेंटली, और अगर है तो फिर आप उसको अलाउ कीजिए। टाइम फ्रेम क्यों नहीं करते आप, 1 महीना 2 महीना। लेकिन अगर मिनिस्टर ही एनजीओ की तरह एक्टिंग करने लगेंगे पिछले मिनिस्टर जो थे वो ऐसा करते थे, और जो स्टेक होल्डर्स हैं और भी कई ऐसी चीजें हैं, आप उनसे बात ही नहीं करते हो। बहुत सारा फैक्टर ये भी है ना। तो जहां तक है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दशकों में जो एनवायरनमेंट का इशू आया है, उसी तरीके से हमारे एनजीओज की बाढ़ आई है, और उसमें कुछ बटे हुए हैं यूरोप के खेमे, कुछ अमेरिका के खेमे में, कुछ प्रो होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं, बहुत सारी उनका अपना कुछ नहीं। बड़े पैमाने पर लॉबिंग होती है, बिल्कुल होती है, पब्लिक ओपिनियन बनाई जाती है, मीडिया का यूज किया जाता है, और डिसीजन बदलवाए जाते हैं। ठीक है, और किसी की फंडिंग कोई और करता है। तो ये सारे इश्यूज ऐसे हैं, ऐसे ऐसे एनजीओ है जहां पे उनको हेड करने वाले लोगों का कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है किसी फील्ड का, लेकिन वो इतना हंगामा कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पर्टिकुलर पेस्टिसाइड था, उसके लिए कहा गया कि दिल्ली की हवा को जो है उसने इतना प्रदूषित कर दिया, जहर हो गया। एक अखबार में पूरा 1 पेज का स्टोरी छापा। ठीक है, उसके बाद ये उसको चेक करने के लिए एयर में उसको पोल्यूशन का या उसका लेवल जो है, उसके लिए जितना बड़ा अपरेटस और वो सब चाहिए था, वो था ही नहीं। ठीक है, उन्होंने कोर्ट में गए, अब कंपनी कोर्ट में चली गई। अब ये इस तरीके का, अभी पिछले दिनों इसी तरीके कुछ प्रोडक्ट बंद करा दिए गए क्योंकि यूरोप उसको अब बनाता नहीं है। तो ये एक्चुअली बिल्कुल मिसयूज होता है। देखिए, मेरा मानना है कि एक तो एनफोर्समेंट, जो एनफोर्समेंट नहीं कर रहा, आप उसके ऊपर एक्शन लीजिएगा। वो कॉर्पोरेट हो, वो आपका सरकारी मशीनरी का आदमी हो, क्योंकि आम आदमी को अपना जीवन बेहतर जीने का हक है। लेकिन जहां तक इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसकी तो आपको जरूरत है, उससे आप भाग नहीं सकते। सड़क तो आपको चाहिए ना। बिल्कुल, ये तो बहुत अहम बात है कि आप उसको छोड़ देंगे। विकास तो चाहिए, लेकिन विकास के साथ जो पर्यावरण है उसका भी, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के दूसरे देश, खासतौर पर जो विकसित देश हैं, उन्होंने क्या मॉडल अपनाया था, और हमारे देश में क्या उन मॉडलों को हूबहू अपनाया जा सकता है, या फिर कुछ और नए शर्त और नियमों के साथ। ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं देश देशांतर, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण और विकास की। क्या ये दोनों एक साथ अचीव किए जा सकते हैं, यानी कि विकास और पर्यावरण एक साथ चल सकते हैं? दुनिया के दूसरे देशों की अगर बात करें, जो विकसित देश हैं, उन्होंने किस मॉडल को अपनाया है और कैसे उनसे हम सीख सकते हैं? शुरुआत तो फिर करना चाहूंगा विजय जी आपसे। अगर हम विकसित देशों की बात करें, चाइना का एग्जाम्पल की बात की, पर्सनली आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है पर्यावरण के लिहाज से, लेकिन यूरोपियन कंट्री में अगर देखें तो कुछ देश ऐसे हैं जहां पर बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट को भी ख्याल रखा गया और विकास के उस आंकड़े को भी अचीव किया गया जिसकी देश को जरूरत थी। क्या हमें सीखने की जरूरत है दुनिया के देशों से?
देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर साहब से डिसएग्री करता हूँ कि चाइना के अंदर एनवायरनमेंट जो है बहुत ख़राब है। मैं चाइना के अंदर 8-10 बार गया हुआ हूँ और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी हम सभी लोग ही गए हुए हैं। मुझे लगता है कि चाइना ने जो अपना एक बैलेंस बनाया है एनवायरनमेंट और ग्रोथ में, बाय कीपिंग 10% रेट ऑफ ग्रोथ फॉर द लास्ट मोर देन 10 ईयर्स, ये बहुत बड़ा रेट ऑफ ग्रोथ है इन अ बिग कंट्री लाइक चाइना। उसके हिसाब से उनके एनवायरनमेंट काफ़ी बैलेंस्ड है। और अभी भी अगर हम देख भी लें तो चाइना में कोई भी बड़ी नेचुरल क्लैमिटी के बारे में हमने रिसेंट टाइम्स के अंदर हमारी मेमोरी में कोई भी ऐसी बड़ी क्लैमिटी नहीं है जो एनवायरनमेंट रिलेटेड हो। जहाँ तक दूसरे यूरोपियन देशों का या अमेरिका का सवाल है, उन लोगों ने बहुत पहले, आज से कोई 20-25 साल पहले, उन्होंने एनवायरनमेंट की वार्निंग को बड़ी अच्छी तरह समझ लिया था और उन्होंने वो वाली इंडस्ट्रीज जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं थी उनको उन्होंने अपनी कंट्री से हटाना शुरू कर दिया था। अगर आप देखें तो बहुत सारी जो कंट्रीज में जो पुराने प्लांट्स थे वो सभी के सभी प्लांट बेच दिए गए और वो सभी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया वालों ने वो प्लांट खरीदे। एक तो जिसमें केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। अब आप देखेंगे कि ये अब्रॉड में जनरली केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलमोस्ट नील है। अब टेक्सटाइल में जो टेक्सटाइल में यूरोप एक टाइम के ऊपर लीडर होते थे, अब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उन्होंने वहां से हटा दी है। अब वो इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम और इन सारी कंट्रीज, थाईलैंड वगैरह के अंदर वो इंडस्ट्री आ गई है। तो सबसे पहले, और दूसरा एक क्या है कि हर कंट्री का एनवायरनमेंट अलग किस्म का है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पर रखनी है और जो इंडस्ट्री परसेंटेज वाइज, एनवायरनमेंट खराब तो होगा, पूरा 100% तो आप ये नहीं कर सकते कि आप केदारनाथ में जाके एक छोटा सा यूनिट लगा लेंगे, वो तो नहीं चलेगा। लेकिन आप अगर इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो एनवायरनमेंट को ज्यादा खराब ना करे और फिर भी विकास में योगदान दे, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग नेशन है, दे कैन नॉट अफोर्ड कि हम यहाँ से इंडस्ट्री को बिल्कुल हटा दें जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट। एक वो इंडस्ट्री हमको रेलोकेट करनी पड़ेगी। आज आप देखिए दिल्ली के पास, कह रहे हैं कि कैटेगरीज वाइज में बांटनी होगी कि किस इंडस्ट्री, क्योंकि आपने हर स्टेट को इजाजत दी हुई है कि आप हर तरीके का प्लांट लगा सकते हैं, तो नेचुरली वो स्टेट जो है एक दूसरे से कंपीट करती है, तो आपके पास में एक ओवर कंट्री का ब्लूप्रिंट तो है ही नहीं। बिल्कुल, ये ओवर कंट्री ब्लूप्रिंट की बात जहां तक है, वाशंगटन साहब, क्या वाकई दुनिया के जो दूसरे देशों की बात कही जाती है पर्यावरण के लिहाज से, खासकर यूरोपियन कंट्री की, लेकिन अगर मैं कहूं कि भारत की आबादी और जो डेंसिटी है वो उन देशों से बिल्कुल अलग है। भारत में जो पॉपुलेशन का प्रेशर है वो इतना ज्यादा है कि शायद हम उनके नॉर्म से, उनके फ्रेमवर्क को अपने यहाँ सही से फिट न कर पाए। क्या करने की फिर जरूरत है, कैसे अलग बदलें हम और चले भी आगे? देखिए, ये बहुत ही आपने अहम मुद्दा उठाया है और इसके बारे में मैं दो बातें खास तौर से कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जैसा मेहता जी ने बताया कि यूरोप ने सारी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री वो इस्तेमाल तो करते हैं, कंजम्पशन तो उनका बहुत हाई है, लेकिन जो पोल्यूशन है वो उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज में डाल दिया है, क्योंकि हमने उसको ग्रैपल किया है। हमारे यहाँ एनवायरनमेंट के नॉर्म्स घटिया हैं और हमारे यहाँ लेबर लॉज भी ऐसे ही हैं, और उसके साथ साथ लेबर भी हमारे यहाँ चीप है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा ले रहे हैं वो। इनफैक्ट सही मायने में तो यह है कि वो हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ताकि सारे पोल्यूशन यहाँ रहे और एंजॉय वो करें। तो प्रोडक्ट उनके पास में है, पोल्यूशन हमारे पास में है। तो ये सिचुएशन, तो ये मॉडल बिल्कुल गलत मॉडल है। दिस इज एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन आउटराइट। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके मॉडल से हमारे मॉडल के अंदर कोई भी तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन प्रेशर है और जिस तरीके के उनके रिसोर्स कंजम्पशन है, अगर वो लिया जाए तो हमको कम से कम 3 दुनिया की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के हम उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जो कि वो पहले पहुंच चुके हैं 10 साल पहले। तो वो सब तो नहीं चलेगा और आज सारे विश्व में आवश्यकता है कि उस मॉडल को रद्द किया जाए और एक नए मॉडल की बात सोच विचार किया जाए। मैं आपको इसके बारे में एक और जानकारी देना चाहता हूं कि देवोस में जहां के सिर्फ बिजनेस की बात होती थी, वहां के जो सबसे लीडिंग वर्ल्ड के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिसमें भारत के भी इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं, उन सब ने एनवायरमेंटिस्ट को इन्वाइट किया और कहा कि अब हम अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में क्या क्या चेंजेस लाएं ताकि वो एनवायरमेंट के अनुरूप हो सके, हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ सके और हमारे प्रोडक्ट सस्ते हों और एनवायरमेंट के ऊपर उनका स्ट्रेस भी ना हो। तो आज एनवायरमेंट की आवश्यकता इतनी ज्यादा है कि पैराडाइम चेंज की जरूरत है, और इस पैराडाइम चेंज का जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल भूटान को ले लीजिए।
ह्यूमन सेटिस्फैक्ट्री इंडेक्स के अंदर और हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर वो सबसे आगे है, जबकि वहां पे हर रिसोर्स कंजम्पशन कम है। तो डेवलपमेंट का साफ पर्पस ये है कि कैसे लोग खुश रहें और कैसे लोगों की हैप्पीनेस बढ़ाई चलिए जाए। हरवीर जी, अब आखिर में आपसे टिप्पणी, हमारे पास जो सिस्टम है इसको कैसे मजबूत करें, क्योंकि फॉरेन के सिस्टम के साथ हम नहीं चल सकते हैं। जो कंडीशंस हैं, हमारे देश की जरूरतें अलग हैं, यूरोपीय कंट्रीज की जरूरत अलग थी। क्या एक मूल मंत्र आपके लिहाज से, जो आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी आ जाए और एक बार पनिश करने की ताकत जो है वो दिखनी चाहिए, क्या यही मूल मंत्र होगा? मेरे ख्याल से ये सब लोग यही बात भी कह रहे हैं कि देखिए यूरोप हो, अमेरिका हो या चाइना हो, इनके मॉडल उनके अपने हैं, हमारे देश का अपना मॉडल होना चाहिए। चाइना में पोल्यूशन हुआ, आप बीजिंग ओलंपिक के पहले इंडस्ट्रीज बंद करनी पड़ी थी, बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पे भी हैं। लेकिन आप एक चीज़ मान लीजिएगा, जैसे जैसे उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, उन्होंने कुछ इंडस्ट्री से एग्जिट करना शुरू कर दिया, जैसे लेदर इंडस्ट्री से एग्जिट कर रहे हैं, टेक्सटाइल से एग्जिट कर रहे हैं, जो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है और पॉल्यूटेड इंडस्ट्री है, और वो इधर आ रहा है। लेकिन हम लोग अभी इस स्थिति में नहीं है कि हम इंडस्ट्री से एग्जिट करें। अभी तो हम लोग डेवलपमेंट का हमारा जो मॉडल है बहुत पीछे है, और हम लोग ग्रोथ में बहुत पीछे हैं। तमाम सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स हैं बाकी, उनको लेकर के अभी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और इसमें हाँ, हमें संतुलन बनाने की ज़रूरत है। बाकी से हम सीख लें, जहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं वो देख लें, वो गड़बड़ियाँ हमारे यहाँ ना हो। लेकिन इसका मूल मंत्र यही है, नियम कायदे आपके पास हैं, आप देरी भी मत कीजिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, प्रोजेक्ट को अप्रूव कीजिए, और जो गलत करता है उसको सीधे पनिश कीजिए, बाकियों को सबक मिलेगा और चीजें संतुलित तरीके से आगे बढ़ेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए और अपने अहम पॉइंट्स सामने रखने के लिए। तो साफ है कि मेहमानों की राय ये है कि संतुलन जरूरी है और दिशा निर्देश जो हैं वो सिर्फ कागजों पर ना हो, हकीकत में नजर आए और तेजी के साथ एक टाइम बाउंड तरीके से ऐसे मसलों पर काम आगे बढ़े। तो फिलहाल हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।